डॉक्टर प्रियदर्शी खोब्रागडे सर, प्रसिद्ध इतिहासकार नागपुर, ये इनसे अनुरोध करती हूँ कि वो विषय के उपलक्ष्य में अपनी बात रखेंगे। माननीय प्रियदर्शी खोब्रागडे सर। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको मेरा त्योहार वंदन। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का ये 6वां अधिवेशन है और इस अधिवेशन के तहत जो बात रखना है वो महत्वपूर्ण है। साथियों, अभी ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अपना ये प्रोग्राम जारी है, तो आप कृपया शांति से अपने जगह पे बैठ जाइए। अभी इस प्रोग्राम की अध्यक्षता माननीय डॉक्टर विलास खराज सर करेंगे, तो आपको और एक दो घंटे और 10 बजे तक बैठना है साथियों, कार्यक्रम जारी रहेगा। निश्चित तौर पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का ये कार्यक्रम स्तुत्य है, क्योंकि भारतीय बौद्धों की विरासत को बचाने के लिए और कोई आगे नहीं आ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय बौद्ध लोगों को उनकी विरासत क्या है यही पता नहीं है। विरासत को पहचानना और उसको संजो के रखना, ये 1860 में शुरू हुआ सिलसिला है। भारतीय बौद्धों की उनको मालूम ही नहीं था 1860 के पहले जो सिलसिला चालू हुआ वो रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी के माध्यम से 1860 में प्रथमतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्माण किया गया। आज उस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 150 साल के ऊपर हो गए और उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है। उन्नीस 1956 में हम इसी नागपुर नगरी में बौद्ध हुए, लेकिन उसके पहले कनिंघम ने कितने सारे काम किए हैं। मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप को ओपन किया गया। जॉन मार्शल ने सांची का स्तूप ओपन किया। ऐसे काम होते हुए हम चुप कैसे रहे? अगर चुप नहीं रहते तो तक्षशिला पाकिस्तान में नहीं होता, या मलिक्याला जो स्तूप है वो पाकिस्तान में नहीं होता। हम चुप बैठे रहे। हमें मालूम नहीं है कि स्तूप क्या होता है, हमें मालूम नहीं है कि बुद्ध मूर्ति क्या होती है, बुद्ध मूर्ति किस प्रकार से होती है, हमें मालूम नहीं है कि चैत्य क्या होता है, हमें मालूम नहीं है कि विहार क्या होता है। स्तूप के कौन से भाग होते हैं? जैन लोगों को 24 तीर्थंकरों के नाम मालूम है। जैन लोगों को 24 तीर्थंकरों के लांछन भी मालूम है।
ये कौन सा तीर्थंकर है ये भी मालूम है, लेकिन बौद्ध लोगों को बौद्ध मूर्ति मालूम नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। मैंने कहा 6 साल पहले कराज सर मेरे पास आए थे। मैंने कहा कि आपके परिसर का स्तूप पानी में जा रहा है, उसको आप कैसे बचाओगे? अगर बचाते हो तो बचाओ। 2001 में उत्खनन में मिला हुआ स्तूप पानी में जा रहा है और उसको बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। कितनी बड़ी विडंबना। 2006 में मिला हुआ स्तूप ये भोन का स्तूप है और वो पानी में, पूर्णा नदी के पानी में जा रहा है और हमने कितने सारे स्तूप को पानी में गवा दिए। हमने देवनी मोरी जो गुजरात में है वहाँ के चैत्य विहार स्तूप, 2 स्तूप, एक बड़ा स्तूप एक छोटा स्तूप और भिक्षुओं की भोजनशाला हमने पानी में बहा दिया। हमने बहा दिया नागार्जुनकोंडा का 10 साल चला हुआ उत्खनन, जहाँ पे 300 से ज़्यादा स्तूप मिले, वो सब पानी में चले गए। कई सारे स्तूप है, मैं नाम नहीं गिनना चाहता हूँ कि वो हमारे हाथ से निकल गए और हम कुछ नहीं कर पाए। अरे एक स्तूप को बचाने के लिए या उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए बौद्धों ने क्या क्या नहीं किया। बौद्धों ने सोपारा का स्तूप बनाया। सोपारा जो ठाणे जिले में है, महाराष्ट्र में ही है। सोपारा का स्तूप बनाया, भगवान लाल इंद्र जी ने उसका उत्खनन किया था, क्योंकि स्तूप के ऊपर से रास्ता जाने वाला था। स्तूप 2 भागों में डिवाइड हो गया और भगवान लाल इंद्र जी ने उसका उत्खनन किया। वहाँ से अस्थि कलश जो मिला है, अस्थि कलश अभी रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी बॉम्बे में रखा है। उस स्तूप को बचाने के लिए भगवान इंद्र जी ने जो कार्य किया वो कितना सराहनीय है, क्योंकि उस स्तूप में लगदे की पेटी में तांबे का बक्सा और तांबे के बक्से में चांदी का बक्सा और चांदी के बक्से में सोने का बक्सा और सोने के बक्से में स्फटिक का बक्सा और उस बक्से में क्या है, क्योंकि वो सभी बक्से अभी रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी के पास मुंबई में लॉकअप में रखे हैं। आप 15 दिन पहले उनको अगर खबर कर दे तो वो आपको दिखाएंगे। उस स्फटिक के बक्से में क्या है, बुद्ध की अस्थियां नहीं है, तो उस बुद्ध का भिक्षा पात्र का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है। उसको बचाने के लिए बहुत बड़ा स्तूप का निर्माण किया। अभी फिलहाल में सोपारा में और उत्खनन हुआ और कई सारे होटी स्तूप मिले हैं जिसको हम मनोती स्तूप कहते हैं। महाराष्ट्र में कई सारे स्तूप है। एक तो जो पैनगंगा के कोल्हापुर में जो ब्रह्मपुरी है, वहाँ पे जो कैदियों ने जो साफ सफाई की उसमें एक स्तूप मिला, लेकिन आज वो स्तूप का नामो निशान नहीं है। वहाँ पे मिला हुआ जो बक्सा है रेलिक कास्केट, उसमें उसके ऊपर ब्रह्मगुप्तेन दानम ऐसा शिलालेख है। पौनी में जो 3 स्तूप मिले, और भी कई सारे स्तूप है, उसमें 3 का उत्खनन किया गया 1960 में, 1960 में उत्खनन किया गया और उसका रिपोर्ट नागपुर विद्यापीठ ने प्रकाशित भी किया। लेकिन विडंबना ये है कि नागपुर विद्यापीठ के उस प्रकाशन को किसी ने नहीं खरीदा और वो सब सड़ गई, पूरा रिपोर्ट सड़ गई, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। हम लोग चाहते थे कि उसका रिप्रिंट हो, लेकिन उन्होंने कहा कि पुरानी कापी उन्हें खरीदी गई।
इस कार्यक्रम में सभी मौजूद लोग उनसे विनती की जाती है कि ये कार्यक्रम जारी रहेगा। बहुत सारे वक्ता बोलने बाकी है, उन्हें आप लोगों को सुनना है और बाहर में हॉल के बाहर जो बैठे हुए साथी हैं वो शांतता धारण करें, वो शांति से कार्यक्रम को सुने, कोई चहल पहल ना करे। बहुत सारे विद्वान व्यक्ति आज हमारे बीच में मौजूद है, उन्हें शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि यही सुना हुआ लोगों को जागरूक करने में सहायक होगा। ये इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के काम की है। पौनी के स्तूप के पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नागपुर जिले के कुई तालुका में अडम में उत्खनन किया। अडम में चालकोलिथिक पीरियड से लेकर तो हिस्टोरिकल पीरियड तक बहुत सारा एक्टिविटी मिली है और उसमें एक स्तूप भी मिला है। इसका रिपोर्ट डॉक्टर अमरनाथ ने एएसआई से पब्लिश किया। मैंने पूछा है अमरनाथ को कि आपने पौनी में एक्सकर्शन क्यों किया, मतलब कि 1960 में उत्खनन होने के बाद में 1980 में फिर से एक्सकर्शन डॉक्टर अमरनाथ ने किया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे देखना था कि पौनी में जो स्तूप मिले हैं वो स्तूप को किसने बनाया, पौनी के लोग क्या उतने ताकतवर थे कि पौनी में स्तूप बना सके। तो मैंने पूछा कि क्या निष्कर्ष निकला, तो उन्होंने कहा कि पौनी के स्तूप जिन्होंने बनाए वो लोग व्यापारी थे और उनका दूर दराज के क्षेत्र में व्यापार था। इवन जिसको हम लोग मध्य एशिया कहते हैं, मध्य एशिया से भी उनका व्यापार था। जिनके अवशेष पौनी में मिले, जिनके अवशेष अडम में मिले और भोन में मिले, और ये बताते हैं कि समुद्र पार के भूभाग से यहाँ पे व्यापार होता था। फिर इसके लिए क्या पुरावे क्या है, तो कुई तालुका में जो पौनी और अडम को जोड़ता है उस जगह पे एक शिलालेख मिला। उस शिलालेख में लिखा है ओकियस। ओकियस ये नाम किसी यूनान के लोगों का है, भारतीय नहीं है। वंदलक पुतस ऐसा एक शिलालेख है और उसके बाजू में ओकियस है। तो ओकियस किसी यूनान के व्यक्ति का शिलालेख है। महाराष्ट्र में जो केव है कार्ला, भाजा, जुन्नर, ये भारत के सबसे ज़्यादा केव है और इस केव का माध्यम यहाँ पे मूर्ति नहीं है। करीबन 400-500 केव्स है लेकिन मूर्ति नहीं है, बुद्ध की मूर्ति नहीं है। बुद्ध की मूर्ति हमें अजंता में दिखाई देती है, एलोरा में दिखाई देती है, लेकिन कारले, भाजे, जुन्नर में बुद्ध की मूर्ति नहीं है। तो ये सब जो बनाए गए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए बौद्ध लोगों ने और बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई। ये सभी जो उत्खनन हुए हैं पहाड़ों के बीच में, ये सभी जिसको व्यापारी मार्ग है, व्यापारी मार्ग को दिशा दर्शक के रूप में बनाए गए। और जो कल्याण सोपारा से जो निकलता था मार्ग, जिसको पाटलिपुत्र जाना था, उस मार्ग पे बनाए गए ये जुन्नर है, कारले है, भाजे है, ये बनाए गए। इसके अलावा बेरसा, शेलरवाड़ी, इसको भी बनाया गया। फिर बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बुद्ध की मूर्ति आई नहीं थी। ये ईसा पूर्व 2री शताब्दी की बात है। बुद्ध की मूर्ति बुद्ध के बाद 500 साल के पश्चात आई है, कुषाण काल में आई है। यह हमें समझना चाहिए
कि बुद्ध की मूर्ति बुद्ध के बाद 500 साल के बाद में आई है, और बुद्ध का जो वंदन होता था वो कैसे होता था। तो कुछ प्रतीक थे, प्रतीकों के माध्यम से वंदन होता था, और उस प्रतीकों को बौद्ध लोगों ने मध्य एशिया से लेकर, जिसको हम लोग पश्चिम एशिया कहते हैं, वहाँ तक ले गए। और अभी फिलहाल जो बुक आई है प्री क्रिश्चियन बुद्धिस्ट इंग्लैंड, जो लंदन में जो प्री क्रिश्चियन बुद्धिस्ट है उसकी बुक आई है। तो ये कितना बड़ा एविडेंस हमें सामने दिखाई देता है। एविडेंस की बात माने तो हम लोग एनबीपी की बात करते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ये ऐसा मुद्भांड है, ऐसा मड़का है जो बौद्ध लोग ही यूज करते थे, दूसरे कोई यूज नहीं करते थे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, जिसको हम शॉर्टकट में एनबीपी कहते हैं, ये केवल बौद्ध लोग ही यूज करते हैं और बौद्ध स्थल में ही ये मिलता है। काली चकाकी वाला ये मुद्भांड केवल बौद्ध स्थल में मिलना ये बताता है कि जहाँ पे भी ये बौद्ध मुद्भांड मिला है वो बौद्ध स्थल ही है। तो ऐसा जहाँ बौद्ध स्थल मिले हैं वो सभी जगह पे ये मुद्भांड मिला है। बौद्ध लोगों ने बुद्ध मूर्ति आने के पहले जातक कथाओं का पदार्पण किया और जातक कथा प्रदर्शित किया। यहाँ पे बुद्ध का दिखाना नहीं है, बुद्ध को नहीं दिखाना है। जातक कथाओं के माध्यम से उन्होंने बुद्ध को नहीं दिखाया, लेकिन बौद्ध कथानक को दिखाया। और यही जातक कथा बाद में पंचतंत्र की कथाएं बन के रह गई या अरेबियन नाइट बन के रह गई, लेकिन उसका सोर्स जातक कथा है। और जातक कथा को भरूच के स्तूप में, सांची के स्तूप में और कई सारे स्तूप में दिखाया गया है, जो ईसा के पूर्व के स्तूप है। यहाँ पे हमें महाकवि जातक दिखाई था, दशरथ जातक दिखाई था। महाराष्ट्र में जातक कथा का पदार्पण एक ही जगह पे मिला है, जिसको हम लोग तीर्थ बुजुर्ग कहते हैं। तीर्थ बुजुर्ग एक स्तूप है जिसके ऊपर में मंदिर का निर्माण किया गया, और खरा साहब ने जो उसका सर्वेक्षण किया वहाँ पे जातक कथा का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जो स्टेट आर्कोलॉजी ने अपने पोजीशन में ले लिया। तो ऐसे कई सारे स्तूप को हम लोग देख सकते हैं। 1960 के पहले तेर नाम की जगह है, वहाँ पे महार टेकड़ी के नीचे में जो जगह है महार टेकड़ी की नीचे के जगह में नीचे में बहुत बड़ा स्तूप मिला, जो कि आरे का स्तूप था, स्पोक का स्तूप था। लेकिन बाद में उसको बुझाया गया और अभी फिलहाल में उसको 2 साल पहले फिर से उसका एक्सकर्शन किया गया, लेकिन वो स्तूप नहीं मिला। वहाँ के चैत्य को हमने प्रोटेक्ट करके लिया, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से हमने प्रोटेक्ट किया। अजंता के बाजू में जो घटोत्कच की बहुत सुंदर केव है, उसको हमने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से प्रोटेक्ट किया है। तो हमारे महाराष्ट्र के बाहर मध्य प्रदेश में बाघ केव के अलावा धामनार की केव और खोलवी की केव, बहुत सारी केव्स है जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है। बुद्ध की मूर्तियाँ ही नहीं, बौद्ध लोगों ने पेंटिंग भी बनाई जो 1500 साल में नष्ट नहीं हुई। तो उस पेंटिंग को अंग्रेजों ने रीप्रिंट करने का प्रयास किया है, उसकी पेंटिंग बनाने का प्रयास किया है, और वो अभी भी अनपब्लिश है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी भी अनपब्लिश है। कई साल उन्होंने काम किया। बुचानन नाम का एक कलेक्टर था, उन्होंने बिहार के कई क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, बहुत लंबे समय तक काम किया, विलेज टू विलेज सर्वे किया और बहुत सारी मूर्तियों का स्केच बनाया, ड्राइंग बनाई और उसको उन्होंने कुछ जगह पे पब्लिश किया, लेकिन बहुत सारा उनका एविडेंस ऐसा है कि अनपब्लिश है। बुचानन ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद में एक पेप्पे नाम का एक अधिकारी था, उन्होंने
बुद्ध का वो जन्मस्थान था कपिलवस्तु, उसको खोज निकाला था। पिप्पे के बाद में 1970 में के.एम. श्रीवास्तव ने उसको खोज निकाला। एक ही बात है कि पिप्पे के बाद में जो कपिलवस्तु का काम है वो के.एम. श्रीवास्तव ने किया, और के.एम. श्रीवास्तव ने उसका बहुत बड़ा रिपोर्ट लिखा कि यही कपिलवस्तु जहाँ पे 29 साल तक बुद्ध ने घर छोड़ने के पहले 29 साल तक उनका वास्तव्य जहाँ पे रहा वो कपिलवस्तु यही है। उसके ऊपर में बहुत सारे कमेंट्स, ऑल वर्ड से कमेंट्स आए थे कि उसका यही स्तूप, यही कपिलवस्तु है किस बेस पर, यही कपिलवस्तु है किस बेस पर, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और नागपुर के एमडी पंचमाही है, उन्होंने उसके कमेंट्स को पूरा रिकॉग्नाइज किया और उसके ऊपर में एक किताब लिखी, छोटी किताब है, लेकिन वो किताब को वहाँ पे 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को उन्होंने रिप्लाई दिया है, लेकिन वो बुक उनके घर में ही सड़ गई, वो मार्केट में आई नहीं, उनके घर में सड़ गई। पूरा इतना कीमती फोटोग्राफ्स, इतनी कीमती है वहाँ पे, और ग्लेज पेपर में लगाए गए फोटोग्राफ्स है, और उसका कवर पेज है वो भी प्लास्टिक कवर है। इतना मेहनत किया, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन किताब मार्केट में नहीं आई। मुझे लगता है कि बौद्ध लोगों को बौद्ध विरासत बचाने के लिए, बचाने के पूर्व विरासत क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध लोगों की विरासत इतनी ज़्यादा है कि उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी नहीं संभाल सकता। बौद्ध लोगों की विरासत इतनी ज़्यादा है कि स्टेट आर्कोलॉजी भी नहीं संभाल सकता। और जो इंडिया में जो कस्टम ऑफिस है, कस्टम ऑफिस के जो गोडाउन है वो हाउसफुल हो गए, क्योंकि बुद्ध मूर्ति को पकड़ते वो थक गए हैं और कई सारी मूर्तियों को उन्होंने छोड़ दिया। और बोस्टन में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, इतनी सारी मूर्तियाँ वहाँ के संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है, और यहाँ पे पकड़ने के लिए अभी कोई गोडाउन नहीं है। मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मैं आदेश नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि इनकम कस्टम ऑफिस में जो मूर्तियाँ है उसको बौद्ध लोग अपने कब्जे में ले और उसका संग्रहालय बना के उसका अध्ययन करें। लेकिन ये कब होगा पता नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी पता नहीं, लेकिन ये करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मैं इतना बोल के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।